हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने कत्ल की सुपारी का 7वां भाग। वह मिनी थी, वही लड़की जिसने गुलमोहर होटल में गनमैन को इसलिए खुद में उलझाया था ताकि बजरंगी चांदवानी के सूट में पहुंच सके। इस वक्त उसके जिस्म पर साधारण सा सलवार कुर्ता था, गले में उसी से मैच करता दुपट्टा, पैरों में सस्ती चप्पल, बालों को माथे के चारों तरफ से गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी और चोटी में लगा था एक सस्ता सा हेयर पिन। तात्पर्य यह है कि वह बहुत ही गरीब परिवार की साधारण लड़की लड़की नजर आ रही थी, परंतु उस रूप में भी उसकी खूबसूरती छुप नहीं पा रही थी और उसे छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई थी, क्योंकि वही तो उसकी ताकत थी। हिचकती सी त्रिदेव के कसीनों में दाखिल हुई, अपने गोल मुखड़े पर ऐसे भाव उत्पन्न किए जैसे उस माहौल में खुद को असहज महसूस कर रही हो। चोटी आगे की, सकजाती सी रिसेप्शन पर पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कहिए। त्रिदेव जी से मिलना है, उसने इस तरह कहा जैसे शब्दों को बहुत मुश्किल से मुंह से निकाल पाई हो। बॉस से? रिसेप्शनिस्ट चौंकी, पूछा, क्यों? उन्हें ही बता पाऊंगी, इस तरह कोई बॉस से नहीं मिल सकता। रिसेप्शनिस्ट ने निर्णायक स्वर में कहा, कारण बताना होगा प्लीज़। मिनी गिड़गिड़ाई, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उनसे मिला दीजिए, मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। परिवार मुसीबत में है तो बॉस क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं सब कुछ। कहने के साथ वह पुनः दीनहीन बनकर गिड़गिड़ाने लगी। रिसेप्शनिस्ट के बार बार लताड़ने पर भी उसने ऐसा करना नहीं छोड़ा और त्रिदेव से मिलने की जिद करती रही। करीब 5 मिनट बाद ढाका रिसेप्शन पर पहुंचा। सीधा मिनी से बोला, क्या बात है, कौन हो तुम? जी, मेरा नाम रश्मि है। कहाँ से आई हो? नई बस्ती से। किस लिए? त्रिदेव जी से मिलना है। क्यों? आप भी वही पूछ रहे हैं, मगर वो सब उन्हें ही बताऊंगी। मिनी एक ही सांस में कह गई, बस इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसमें बॉस क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि वे सबकी मदद करते हैं। मदद करते हैं? उन्होंने कोई सेंटेंस अधूरा रह गया क्योंकि तभी उसके हाथ में दबा वॉकी टॉकी यंत्र बज उठा था। ढाका वॉकी टॉकी मुंह के नज़दीक ले जाकर बोला, यस बॉस। क्या बात है? दूसरी तरफ से पूछने वाला त्रिदेव था। ढाका ने बात बताई। त्रिदेव ने कहा, उसे ले आओ। जी, इसके अलावा ढाका और क्या कह सकता था? ऑफिस में दाखिल होते ही मिनी ने महसूस किया कि त्रिदेव ने उसे अश्लील नज़रों से देखा है। नशे के कारण सुर्ख हुई अपनी आंखों से उसने उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार ऊपर से नीचे तक देखा, यूं जैसे कपड़ों के ऊपर से ही उसके नग्न जिस्म का मुआयना कर रहा हो, जबकि मिनी सहमी सिमटी सी खड़ी थी। त्रिदेव ने ढाका को जाने का इशारा किया। ढाका की क्या मजाल जो उसके बाद वहाँ ठहरता। डोर क्लोजर पर झूलते दरवाजे के बंद होते ही त्रिदेव ने मिनी को भरपूर नज़रों से देखते हुए कहा, बैठो। नहीं सर, मैं ऐसी ठीक हूँ। घबराओ मत, जो कहना आराम से बैठकर कहो। सकचाती सी मिनी मेज के इस तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक के किनारे पर बैठ गई। आराम से बैठो, उसने कहा। मिनी कुर्सी पर कुछ और पीछे सरक गई। त्रिदेव ने अपने सामने रखा गिलास उठाया, एक घूंट हलक से उतारने के बाद वापस रखा, सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ता हुआ बोला, कहो, मैं किस तरह तुम्हारे परिवार की मदद कर सकता हूँ? मिनी ने सीधे लफ्ज़ों में कहा, मुझे सऊदी अरब जाना है। सऊदी अरब? त्रिदेव चौंका। क्यों? बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही वहाँ भेज सकते हैं मुझे। मैं भेज सकता हूँ? नीली आंखें सिकुड़ गई थीं। क्या बात कर रही हो? ऐसा किसने कहा तुमसे? कांता ने। कौन कांता? मेरी सहेली है, आज वो खूब पैसा कमा रही है और वहाँ से अपने परिवार को भेज रही है। उसे आपने ही भेजा था। और एक मिनट, एक मिनट। सतर्क हो गए त्रिदेव ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? रश्मि। रश्मि, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। भला मैं क्यों किसी को सऊदी अरब भेजूंगा? किस कांता की बात कर रही हो तुम? मैं तो किसी कांता को नहीं जानता। हो सकता है आपको उसका नाम याद ना हो, आपने तो बहुत सी लड़कियों को वहाँ भेजा है, किस किस का नाम याद रखेंगे? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कांता नहीं बताया मुझे। ये भी कि आप आराम से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये काम गैरकानूनी है। मगर मुझे कानून वानून से क्या लेना? कानून आकर मेरे परिवार का पेट नहीं भर सकता। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं सर, वे कोई काम नहीं कर सकते। फादर की पेंशन आती है लेकिन उसमें गुजारा नहीं होता। 4 भाई बहन हैं, सब छोटे, बस मैं ही बड़ी हूँ। एमए किया है, खूब भटकने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। एक दिन कांता से बात हुई। शुरू से मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए नहीं आई, लेकिन अब खूब सोच समझ कर आई हूँ। अपने परिवार की खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। त्रिदेव की आंखों में सोचने वाले भाव उभर आए। उसे गहरी नज़रों से देखता बोला, अपना एड्रेस बताओ। नई बस्ती, खोली नंबर 4। पिता का नाम? त्रिलोकचंद। कांता का एड्रेस? वहीं नई बस्ती में ही रहती थी, खोली नंबर 52, पर अब उसका परिवार वहाँ बनी नई बिल्डिंग में रहता है। फ्लैट नंबर 505, 3 कमरों का है सर। उसके पिता का नाम? दीपचंद। त्रिदेव ने मेज पर पड़ा वॉकी टॉकी यंत्र उठाया और कहा, नई बस्ती में हमारा कौन आदमी है? कई है सर, राघव, किशनी, चंपक और गूंगा। सबसे तेज और होशियार कौन है?
किशनी। उससे कहो फ़ौरन मालूम करके बताए कि खोली नंबर 4 में कौन रहता है और उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है। अभी कहता हूँ बॉस। राघव, चंपक और गूंगा से कहो वे वहाँ बनी नई बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 505 में जाएं। मालूम करें वहाँ कौन रहता है और उनकी किसी बेटी को क्या हमने सऊदी अरब भेजा है। जी अभी मालूम कराता हूँ। त्रिदेव ने वॉकी टॉकी यंत्र मेज पर रख दिया और उस मिनी की तरफ देखा जिसके होठों पर भले ही कोई मुस्कान ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर ठहाके लगा कर हंस रही थी। त्रिदेव ने थोड़े शुष्क लहजे में कहा था, कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मैं झूठ क्यों बोलूँगी सर। बोल सकती हो, अनेक कारण हो सकते हैं। मिनी चुप रह गई। चेहरे पर वैसे ही भाव थे जैसे इस सिचुएशन में वैसी लड़की के चेहरे पर होने चाहिए थे जैसी खुद को बताया था। एकाएक त्रिदेव ने पूछा, विस्की लोगी? नो सर, उसने हिचकते हुए कहा, मैं नहीं पीती। त्रिदेव के कटे हुए होठों पर मुस्कान उभरी। बोला, कांता ने क्या बताया तुम्हें? वो पीती है या नहीं? पीती है। शुरू से? नहीं, शुरू में वो मेरी तरह थी, नहीं पीती थी। तो अब क्यों पीती है? उसने बताया, ये पेशा पिए बगैर नहीं हो सकता। तब तो तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। उसने दृढ़तापूर्वक कहा, जो भी करना पड़े करूँगी, मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। तो अभी से क्यों ना शुरू हो जाए? मिनी चुप रही। बोलो, बनाऊँ या नहीं? एक शर्त पर। शर्त? वह बड़े भद्दे अंदाज में हंसा। और मेरे सामने? वह फिर चुप रही। बोलो, आपको मुझे सऊदी अरब भेजना होगा। फिर कहूँगा, गलतफहमी है तुम्हें। वहाँ भेजना मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम वहाँ जाने को काफ़ी उतावली हो रही हो। हालात ही ऐसे है सर, कुछ देर बाद पता लग जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जब तुम तैयार ही हो तो ये लो। कहने के साथ उसने नीचे से उठाकर एक वैसा ही गिलास मेज़ पर रखा जैसे मैं खुद पी रहा था। मेज़ पर रखी जॉनी वॉकर की बोतल से थोड़ी सी विस्की गिलास में डाली और पूछा, सोडा या पानी? कुछ भी, मिनी ने कहा। वाकई? वह फिर हंसा। यदि पहली बार पी रही हो तो भला क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मिनी पुनः चुप रही। त्रिदेव ने सोडे की बोतल निकाली, खोली और उससे गिलास भरने उठाकर मिनी के सामने रखता हुआ बोला, वैसे तुमसे खुशनसीब लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं तो एक बदनसीब लड़की हूँ। पूछो, पूछा क्यों? क्यों हो तुम खुशनसीब? बता दीजिए। क्योंकि तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने जाम बनाया। अब से पहले जितनी लड़कियों से मिला हूँ सब ने मेरे लिए ही जाम बनाए। मेरी साखी रही है, मगर तुम्हारा साखी मैं बन गया। मिनी को कहने के लिए कुछ न सूझा। वही बोला, उठाओ गिलास और करो बिस्मिल्लाह। क्या ये ज़रूरी है सर? अभी अभी तो तुमने खुद बताया कि कांता ने कहा। मिनी ने उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही गिलास उठा लिया था और उसे मुंह के करीब ले जाने लगी। त्रिदेव ने जल्दी से कहा, अरे अरे ऐसे नहीं, पीने की रस्में भी सीखनी होंगी तुम्हें। अगर दो लोग बैठे हो तो गिलास को इस तरह उठाकर सीधे लबों पर नहीं लगाया जाता, बल्कि बल्कि त्रिदेव ने अपना गिलास उठाया और उसके गिलास की तरफ बढ़ाता बोला, उससे पहले गिलासों को टकराकर चेयर्स कहना होता है। इस तरह, चेयर्स। उसने गिलास टकराए। मिनी कुछ ना बोली। बोलो ना, चेयर्स। चेयर्स, मिनी ने हौले से कहा। अब पियो। अब घूंट भरने से पहले इसे वापस मेज पर ना रखना, ऐसा करना एटिकेट के खिलाफ होता है। मिनी ने छोटा सा घूंट भरा और वैसे ही कड़वा मुंह बनाया जैसा पहली बार पीने पर स्वाभाविक रूप से बना था, और तेजी से गिलास पर पटकने वाले अंदाज में वापस मेज पर रख दिया। हंसते हुए त्रिदेव ने पूछा, क्या हुआ? कड़वी है। उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे उपकाई आ रही हो। शुरू में कड़वी लगती है मगर बाद में मीठी लगने लगती है। वह मज़े लेने वाले स्टाइल में बोला, दुनिया में ये ऐसी एक ही चीज़ है, वरना तो कोई चीज़ या तो कड़वी होती है या मीठी। मिनी अपनी कड़वे मुंह बना रही थी। त्रिदेव ने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे भी पियो। ये भी पीनी पड़ेगी? कांता ने ये नहीं बताया? नहीं, सिगरेट के बारे में तो कुछ नहीं कहा। भूल गई होगी। शराब पीनी पड़ती है तो सिगरेट क्या चीज़ है, उस दुनिया की शान समझी जाती है। मिनी ने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लिया। 10 मिनट बाद ढाका ने वॉकी टॉकी पर जो बताया उससे सामने वाली लड़की की बातों की पुष्टि हो गई। पुष्टि होते ही त्रिदेव के दिमाग में उपजी सारी शंकाएं काफुर हो गईं। अब उसने खुलकर उन आंखों में झांका जिनमें विस्की का हल्का हल्का सुरूर नजर आने लगा था, क्योंकि तब तक वह करीब आधा गिलास खाली कर चुकी थी। और त्रिदेव, वह तो पूरे नशे में था। अब तो शराब का नशा भी हावी होने लगा था। तभी तो जुबान को लड़खड़ाने से रोकता बोला, लड़कियां तो बहुत भेजी हैं मैंने सऊदी अरब, लेकिन तुम जैसी लड़की पहली बार ही जाएगी। क्यों, मुझ में क्या खास बात है? तुम खुद यह फरियाद लेकर आई हो, जबकि आमतौर पर जब मैं लड़कियों को वहाँ भेजता हूँ तो वे रोने लगती हैं, मेरे कदमों में पड़ जाती हैं, ना भेजने की रिक्वेस्ट करती रहती हैं, नर्क बताती हैं उसे, कहती हैं हमें नर्क में मत ढकेलो। एक तुम हो कि मैं मजबूर हूँ सर। मजबूर तो वे भी होती हैं। हाँ, कांता भी मजबूर थी, फिर भी वह जाने को तैयार ना थी, मगर अब खुश है। अपने परिवार को ढेर सारे पैसे जो भेज रही है। और क्या बताया कांता ने? वो वहाँ एक शेख के महल में रहती है, शेख बदरुद्दीन। शेख क्या करता है उसके साथ? मिनी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन चेहरे पर सुर्खी दौड़ा ली।
बोलो ना। अब त्रिदेव पूरे मूड में नजर आ रहा था। जो वो करता है अगर उसे तुम बता भी नहीं सकती तो करोगी कैसे? वो उसकी बीवी नहीं है लेकिन बीवी की तरह रहती है। तुम भी उसी तरह रहने को तैयार हो? अपने परिवार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वह ऐसे अंदाज में कुर्सी से उठा जैसे पका हुआ फल स्वतः गोद में आ गिरा हो। मेज के दाईं तरफ से घूमकर मिनी की चेयर के करीब पहुंचा और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? कहने के साथ मिनी चौंक कर चेयर से खड़ी हो गई थी। उसने खुद को त्रिदेव से दूर करना चाहा परंतु त्रिदेव ने उसके दोनों कंधे पकड़े और एक झटके से अपनी बाहों में भरकर खुद से चिपका लिया। उस वक्त वह छटपटा रही थी जब त्रिदेव ने कहा, अभी तो तुमने कहा कि अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती हो। यहाँ नहीं, सऊदी अरब में। कांता ने बताया था कि। हाँ हाँ बोलो, क्या बताया था कांता ने? इंडिया में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तुम जितनी खूबसूरत नहीं होगी वो। जी। जिस पर मेरा दिल आ जाता है उसे झूठी किए बगैर सऊदी अरब नहीं भेजता। इस मायने में यह कहा जा सकता है कि वहाँ के शेख साले मेरी झूठन चखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अब बाद में आप मुझे वहाँ भेजे ही नहीं? हो सकता है, तुम्हारे मामले में ऐसा भी हो सकता है। वह कहता चला गया, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। सच, तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं क्या गधा हूँ जो तुम्हें वहाँ भेजूँ? अपनी ही शरीके हयात बनाकर क्यों ना रखूँ? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिनी ने उसके बंधनों से निकलने की भरपूर कोशिश की। मुझे सऊदी अरब जाना है। उसने उसे कसे रखकर कहा, अगर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ रहने से ही दूर हो जाएं तो? मतलब? मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर महीने उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे जितने कांता अपने परिवार को भेजती है। आप सच कह रहे हैं? चाहे जिसकी कसम खिला लो। मिनी उसकी तरफ देखती रही, फिर वैसी ही लड़की के अंदाज में कहा जैसे कि एक्टिंग कर रही थी, खाइए भगवान कसम। भगवान कसम। त्रिदेव ने उसके भोलेपन पर मनी मन ठहाका लगाते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ उस तरह रहोगी जैसे कांता बदरुद्दीन के साथ रहती है तो तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मिनी ने उसके बंधनों में झटपटाना बंद कर दिया। क्या कांता इंडिया आ सकती है? त्रिदेव ने उसके दिमाग पर एक और चोट की। अपने परिवार से मिल सकती है? नहीं, वह बेचारी चाहे भी तो वहाँ से नहीं आ सकती। तुम कांता से ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए बनोगी क्योंकि इंडिया ही रहोगी। जब चाहो अपने परिवार से मिल भी सकोगी। क्या आप सच कह रहे हैं? भगवान कसम। मिनी ने समर्पण करने वाले अंदाज में अपना जिस्म ढीला छोड़कर चेहरा उठाए एकटक त्रिदेव की तरफ देख रही थी और जिस फल को चखने के लिए और त्रिदेव फल को चखने के लिए पगला सा गया। अपने कटे हुए होंठ मिनी के कांपते हुए गुलाबी होठों की तरफ बढ़ाए। उस क्षण मिनी ने आंखें बंद कर ली थी, परंतु इससे पहले कि होठ मिलते उसने आंखें खोलने के साथ कहा, क्या ये आपका बेडरूम है? ये बात तो ठीक कही तुमने। त्रिदेव के दिमाग को जैसे झटका लगा। मज़ा तो वहीं आएगा। मिनी मनी मन मुस्कुरा रही थी। एकाएक त्रिदेव ने उसे छोड़कर मेज से वॉकी टॉकी उठाया और उस पर कहा, ढाका, ऑफिस में आओ। कैसीनो की पार्किंग में अन्य गाड़ियों के बीच एक काले रंग की वैगन आर खड़ी थी। बजरंगी उसकी ड्राइविंग सीट पर था। सीट की पुश्त को पीछे किए हुए अधलटी अवस्था में था, जैसे ड्राइवर हुआ कैसीनो में गए अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। कानों में ईयरफोन लगे थे जैसे गाने सुन रहा हो, जबकि वास्तव में मिनी और त्रिदेव के बीच होने वाली बातें सुनी थी। त्रिदेव ने जब वॉकी टॉकी पर ढाका से ऑफिस में आने के लिए कहा, उसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी चाहिए रही। फिर दरवाज़ा खोलने और ढाका की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, संपत से कहो इस लड़की को फार्म हाउस पहुँचा दे। ओके बॉस। आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं आपके साथ रहूँगी। घबराओ मत डार्लिंग, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। तुम्हारे तैयार होने से पहले पहुँच जाऊँगा। तैयार होने से पहले? तैयार तो होना ही पड़ेगा। ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? वहाँ तुम्हें बाथरूम भी मिलेगा, ढेर सारे शानदार कपड़े और मेकअप के लिए ड्रेसिंग टेबल भी। नहा धोकर अच्छे से तैयार रहना। हमारी शरीके हयात होने का मतलब समझो डार्लिंग। खामोशी छा गई। उसके बाद कदमों की और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बजरंगी ने ईयरफोन कानों से निकालकर जेब के हवाले कर लिए। सीधा होकर बैठने के साथ सीट की पुष्ट भी सीधी की। आंखें कसीनो के मेन गेट पर स्थिर हो चुकी थी। उसने पहले ही वैगन आर ऐसे स्थान पर पार्क की थी जहाँ से मेन गेट पर नज़र रखी जा सके। 5 मिनट बाद संपत और मिनी बाहर निकलते नजर आए। उनका रुख पार्किंग की तरफ ही था। बजरंगी वैगन आर से बाहर निकला, गाड़ी लॉक की। वहाँ अंधेरा था, लेकिन इतना भी नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को ना देख सके, इसलिए खुद को वैगन आर के पीछे छुपा लिया। संपत की चाल काफ़ी तेज़ थी। मिनी उसके पीछे दौड़ी सी चली आ रही थी। बजरंगी यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि वे पार्किंग में खड़ी कौन सी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। संपत ने शायद अपने हाथ में मौजूद की रिमोट का अनलॉक बटन दबाया। तभी तो ट्यूंग ट्यूंग की आवाज़ के साथ लाल रंग की अमेज की पार्किंग लाइट 2 बार चमकी। बजरंगी समझ गया कि मिनी को लेकर वह उसी गाड़ी में जाने वाला है। गाड़ियों की आड़ लेता तेजी से अमेज की तरफ दौड़ा। अमेज के नज़दीक पहुंचकर संपत ने पिछला गेट खोला। मिनी खड़ी रह गई। संपत ने कहा, बैठो। वह गाड़ी के अंदर समा गई। संपत ने ड्राइविंग डोर खोला। बजरंगी की बेचैनी बढ़ गई। तेजी से अपने आसपास देखा। उधर संपत गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद कर चुका था।
इधर बजरंगी को ज़मीन पर पड़ा एक ईंट का हिस्सा नजर आया। उसे लपक कर उठाया, बगैर किसी उसके दूर उछाल दिया। पार्किंग में किसी कांच के टूटने की ज़ोरदार आवाज़ हुई। शायद वह किसी कार की विंड स्क्रीन से जाकर टकराया था। आवाज़ ने पार्किंग में छाई खामोशी भंग कर दी। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? ये आवाज़ें गाड़ियों में अपने मालिकों का इंतजार कर रहे ड्राइवरों और पार्किंग की देखभाल करने वाले लोगों की थी। संपत भी अमेज से बाहर निकल आया था। बजरंगी का तो उद्देश्य ही यह था। उधर संपत माजरा समझने की कोशिश कर रहा था, इधर वह दौड़ता हुआ अमेज के पीछे पहुंचा। जेब से मास्टर की निकालकर डिग्गी के की होल में डाली। जिधर से कांच टूटने की आवाज़ आई थी, उधर से किसी आदमी की आवाज़ आई। इस गाड़ी का विंड स्क्रीन टूट गया है। कैसे? दूसरी आवाज़। संपत की आवाज़। क्या हुआ है बद्री? ये देखो, गाड़ी के अंदर ईंट पड़ी है, किसी ने कहा। किसी ने जानबूझकर इस गाड़ी का कांच तोड़ा है। जानबूझकर कोई ऐसा क्यों करेगा? दूसरी आवाज़। मेरे ख्याल से तो ये किसी बच्चे की हरकत है। एक लड़का दौड़ता हुआ संपत के पास आया और बोला, सर, पार्किंग के उस तरफ लड़के खेलते रहते हैं, शायद उनमें से किसी ने कंकड़ मारा है। संपत पूरी बात सुने बगैर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, गेट बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बजरंगी के लिए अपना काम करने यानी अमेज की डिग्गी में छुप जाने के लिए इतना टाइम काफ़ी था। वह भी अमेज के साथ सफ़र करने लगा। अमेज पार्किंग से निकलकर सड़क पर आई और डिग्गी के ढक्कन को थोड़ा सा उठाए बजरंगी बाकायदा देखता रहा कि गाड़ी किन रास्तों से गुजर रही है। देखते ही देखते वह शहर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद अमेज एक ऐसे फार्म हाउस के रैंप पर जाकर रुकी जिसकी 4 दीवारी 12 फुट ऊंची थी और उसके शीर्ष पर खटीले तारों की बाड़ लगी हुई थी। गाड़ी के सामने लोहे का विशाल दरवाज़ा था। संपत ने 2 बार हॉर्न बजाया। दरवाजे के पीछे से लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ उभरी और पल भर बाद दरवाज़ा खुला, परंतु पूरा नहीं, केवल इतना जिसमें से एक बार में केवल एक आदमी आर पार हो सके। दरवाजे के ऊपर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। उसकी दूधिया रोशनी में उस शख्स को स्पष्ट देखा जा सकता था जो दरवाजे से निकलकर अमेज की तरफ बढ़ा। उसके हट्टे कट्टे जिस्म पर मोटे जूते, गहरे नीले कलर की गर्म पतलून, स्काई कलर की गर्म शर्ट, वैसी ही जर्सी और ओवरकोट था। गले में मफलर, सिर पर गोल कैप, कंधे पर गन। वह ड्राइविंग डोर की तरफ आ रहा था। तभी संपत ने अंदर की लाइट ऑन कर ली। उसे देखते ही वह ठिठका। मुंह से निकला, ओ आप है साहब। और फिर उसने ड्राइविंग डोर तक आने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। वहीं से पलटा, गेट पर पहुंचा। जब गेट खुला तो वैसी ही वर्दी पहने दूसरा शख्स नजर आया। गेट दोनों ने मिलकर खोला था। अमेज फर्राटा भरती हुई गेट पार कर गई। उस क्षण पिछली सीट पर बैठी मिनी ने देखा था कि दोनों स्नाइपर्स ने उसे देख लिया था। जब अमेज ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों तरफ एलईडी स्ट्रीट लाइट ऑन थी, सड़क जगमगा रही थी, किंतु उसके दोनों तरफ इतना अंधेरा कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कई मोड़ पार करने के बाद एक इमारत नज़र आई। ऐसी इमारत जिसे मिनी देखती रह गई। इमारत क्या थी? ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर बहुत बड़ा गमला खड़ा कर दिया गया हो, नीचे से कम और ऊपर से ज़्यादा गोलाई लिए हुए। शीर्ष पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वे इसलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि उनकी जड़ों में लगी लाइटें ऑन थी। लाइटें भले ही नज़र न आ रही हों, परंतु पौधे उनकी रोशनी से नहाए हुए थे। पौधे ही क्यों, गमले जैसी इमारत के कई हिस्से रोशन थे। कमाल यही था कि कोई भी लाइट नज़र नहीं आ रही थी, किंतु रोशनी से कई हिस्से जगमगा रहे थे। चुनिंदा स्थानों पर लाइटें लगाई गई थी, इसलिए इमारत और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आओ, कहने के साथ गाड़ी बंद करके संपत बाहर निकला। मिनी भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई और संपत के पीछे चलती हुई इमारत के उस गेट की तरफ बढ़ी जिस पर वैसी ही वर्दी पहने एक गनमैन खड़ा था। संपत को देखते ही उसने बगैर कुछ कहे गेट खोल दिया। दोनों ने अंदर कदम रखा। वह एक गैलरी थी जिसमें से गुजरते हुए लंबी चौड़ी डबल हाइट लॉबी में पहुंचे, मगर वहां भी रुके नहीं। पुनः एक गैलरी से गुजरे, ठीक सामने वाला दरवाज़ा खोला। हाथ दरवाजे की पीछे की तरफ ले जाकर संपत ने कोई स्विच ऑन किया और उस क्षण मिनी को लगा कि वह जन्नत में आ गई है, ऐशो आराम की। बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि अय्याशी की ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वहाँ नहीं थी। बहुत बड़ा कमरा था वह। दीवारों से दीवारों तक फर्श पर बिछा भूरे रंग का ईरानी कालीन, एक तरफ बेशकीमती सोफ़ा सेट, दूसरी तरफ 12 कुर्सियों वाली लंबी डाइनिंग टेबल और बीच में ऐसा गोल बेड जिस पर सफ़ेद नेट का झीना पर्दा पड़ा हुआ था। दीवारों पर विभिन्न आसनों से अभिसार करती पेंटिंग्स। दाईं तरफ की दीवार कंक्रीट की नहीं बल्कि खालिस कांच की थी। कांच के पार अंधेरे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, परंतु यह स्थिति केवल आधे मिनट रही। संपत ने कोई स्विच ऑन किया था और उसके ऑन होते ही कांच की दीवार के उस तरफ का हिस्सा रोशन हो गया। रोशन क्या हो गया? मिनी की आंखों को खींच लिया उधर के नज़ारे ने। हरी घास और क्यारियों में खिले रंग बिरंगे फूलों से लदा वह करीब 100 बाई 100 का गार्डन था। गार्डन के बीचों बीच एक फाउंटेन, सामने वाली दीवार पर झरना। वे दोनों उस वक्त बंद थे, किंतु संपत के एक बटन दबाते ही फाउंटेन चालू हो गया। न सिर्फ उसके चारों तरफ लगी लाइटें ऑन हो गई बल्कि बहुत सारी पानी की लकीरें हवा में उछली। 10 फुट ऊपर तक उछलती उन लकीरों ने फाउंटेन के ऊपर छतरी सी बना ली थी।
मिनी अभी उन्हीं में खोई हुई थी कि संपत ने एक और बटन दबाया। परिणाम स्वरूप झरना चालू हो गया। उसके शीर्ष से बहता हुआ ढेर सारा पानी बड़े बड़े पत्थरों से टकराकर बहने लगा। उन पत्थरों से जिनकी बैक में रंग बिरंगी लाइटें छुपाई गई थीं, उनकी रोशनी में सफ़ेद झाग बनाकर बहता हुआ पानी वहाँ के वातावरण को अत्यधिक रोमांटिक बना रहा था। पानी बहने की आवाज़ कांच की दीवार को भेद कर उनके कानों तक पहुँच रही थी। उस सबको देखती मिनी उस वक्त ये सोच रही थी कि इस शहर में ऐसी जगह भी है। जब संपत ने कहा, यह बाथरूम और ड्रेसिंग का दरवाज़ा है, आप तैयार हो सकती हैं। मिनी ने चौंक कर उस दरवाजे की तरफ देखा जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। बोली, और आप? जब तक बॉस नहीं आएंगे मुझे यहीं बैठना है। कहते हुए उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाल लिया था। मिनी ने पूछा, आपके बॉस मुझे धोखा तो नहीं देंगे? बॉस जो कहते हैं वही करते हैं। उसने सिगरेट सुलगाई। उन्होंने कहा है कि संपत ने उसकी बात पूरी होने से पहले टोका। मुझे ये जानने की परमिशन नहीं है कि उन्होंने किससे क्या कहा है। मिनी कुछ देर खामोश खड़ी उसे देखती रही। लगा संपत उससे बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुलते ही एक बार फिर लगा वह जन्नत के किसी हिस्से में। वह ड्रेसिंग था। दुर्लभ ड्रेसिंग टेबल, मेकअप का भरपूर सामान, दीवारों पर बनी ऊंची ऊंची अलमारियाँ। मिनी ने अलमारियाँ खोलकर देखी। एक से एक बेशकीमती कपड़े, दो में लेडीज़ दो में जेंट्स। ड्रेसिंग और बाथरूम के बीच कांच का दरवाज़ा था। उसे हौले से खोलकर अंदर पहुंची। अपनी चोटी को आगे किया। उसमें लगे घटिया से हेयर पिन में लगा एक नन्हा सा बटन दबाया और बहुत धीमे स्वर में बोली, कहाँ हो? चिंता मत करो, बजरंगी की आवाज़ उभरी। तुम्हारे साथ फार्म हाउस में पहुंच चुका हूँ। और तुम? बाथरूम में। संपत कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा है। कहता है तब तक नहीं जाएगा जब तक त्रिदेव नहीं आ जाता। सुन चुका हूँ, ईयरफोन मेरे कानों में लगे हैं। काम तो हो चुका है। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आधा काम हुआ है, आधा बाकी है। क्या रह गया? मुझे लगता है वह लड़कियों को यहीं रखता होगा, क्योंकि उसके पास इससे सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। मुमकिन है इस वक्त भी कुछ लड़कियाँ हों। वहीं भी तो क्या वो मुझे बताएगा? एक ऐसी लड़की को जो पैसों की खातिर खुद को उसके हवाले करने आई है। बात तो ठीक है। जैसे कहने के साथ बजरंगी कुछ सोचता भी जा रहा था। भला उस जगह और लड़कियों के बारे में वह तुम्हें क्यों बताने लगा? तुमसे जिक्र ही क्यों आएगा वैसी लड़कियों का? मैं अपनी तरफ से करूँगी तो उसे शक हो जाएगा। लेकिन मिनी, अगर ऐसा हो और हम उन्हें बरामद कर ले तो कानून का फंदा सीधी उसकी गर्दन तक फंस जाएगा। पर हो कैसे? ओह हाँ, गुड। बजरंगी की ऐसी आवाज़ सुनाई थी जैसे दिमाग में कोई तरकीब आई हो और बोला, तुम्हें अपने नाटक में चेंज करना होगा मिनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज। कैसा चेंज? बजरंगी बताता चला गया और बाद में समझ आती मिनी कह उठी, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन यदि वो तब भी ना माना और वो करने लगा जिसके लिए। नहीं मिनी, बजरंगी उसकी काट कर बोला, तुम जानती हो कि कोई मर्द ऐसा नहीं कर सकता। करने की कोशिश भी करे तो औरत उसे प्यार से रोक सकती है। वो भिन्न आएगा, बहुत नाराज़ भी होगा मुझ पर। तभी तो हम अपने मकसद में सफल होंगे। उसकी झल्लाट झेलती हुई तुम उसे प्यार से समझाओगे कि सिर्फ 5 दिन की तो बात है। तब वह तुम्हारे साथ वह करेगा जो हम सोच रहे हैं। उम्मीद तो है। तो फाइनल यही करना है। ओके। मिनी ने नन्हे से बटन से उंगली हटा ली थी। वह ब्लैकमैन था, वही ब्लैकमैन जिसने त्रिवेंद्रम और असलम शेख के बीच होने वाली एक एक बात सुनी थी। खुद को अंधेरे में छिपाए इस वक्त त्रिदेव के कसीनों के ठीक सामने, लेकिन सड़क के इस तरफ खड़ा था, बल्कि बैठा था एक बाइक की सीट पर। आंखें कसीनों के मेन गेट पर स्थिर थीं। पिछले करीब 30 मिनट से वह वहाँ उसी पोजीशन में था और नहीं जानता था कि और कितनी देर उसी पोजीशन में रहना होगा। करीब 15 मिनट और गुजर गए, तब कहीं जाकर अपने शरीर में सनसनी सी महसूस की। सनसनी का कारण थी ग्रे कलर की वह फॉर्च्यूनर जो कसीनों के गेट से सटकर खड़ी हो गई थी। पार्किंग की तरफ से आई थी वह। फिर अगले पल ब्लैकमैन के जिस्म में दौड़ने वाली सनसनी में इजाफा हुआ। कारण था कसीनों के गेट पर त्रिदेव का नजर आना। वह तेजी से चलता बाहर निकला था। अगल बगल 2 सशस्त्र गार्ड थे। फॉर्च्यूनर का वर्दीधारी शोफर न सिर्फ मुस्तैद हो गया बल्कि लपक कर पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। एक गार्ड तेजी से फॉर्च्यूनर की सबसे पिछली 2 सीटों में से एक पर जा बैठा, दूसरा आगे कंडक्टर सीट पर। त्रिदेव बीच वाली सीट पर बैठ गया था। पिछला डोर बंद करने के बाद शोफर ने अपनी सीट संभाल ली थी और फिर फॉर्च्यूनर बैक होने लगी। सारा काम ऐसे योजनाबद्ध तरीके से हुआ था जैसे हमेशा वैसा ही होता। कुछ देर बाद फॉर्च्यूनर सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी और उसके पीछे दौड़ रही थी ब्लैकमैन की बाइक, इस तरीके से कि फॉर्च्यूनर में सवार कोई शख्स देख ना सके। हेडलाइट तक ऑन नहीं की थी उसने। वह समझ सकता था कि खास तौर पर पीछे बैठा गार्ड उसे देख सकता है, इसलिए काफ़ी दूरी बनाए रखकर पीछा कर रहा था। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद फॉर्च्यूनर फार्म हाउस के रैंप पर पहुंची। ब्लैकमैन ने अपनी बाइक काफ़ी पीछे रोक ली थी, परंतु वहाँ से रैंप पर अच्छी तरह नज़र रख सकता था। फॉर्च्यूनर ने 2 बार हॉर्न दिया। लोहे का विशाल दरवाज़ा खुला। गाड़ी उसे क्रॉस कर गई और दरवाज़ा वापस बंद हो गया। ब्लैकमैन ने बाइक वहीं एक पेड़ की बैक में खड़ी की और पैदल चलता हुआ फार्म हाउस के बंद गेट के करीब पहुंचा। फार्म हाउस के एक तरफ वह सड़क थी जिसके माध्यम से वहां पहुंचा जाता था। 3 तरफ खेत। आसपास कोई इमारत ना थी। हर तरफ दूर दूर तक सन्नाटा पसरा पड़ा था।
चार दीवारी पर नज़र डाली। 12 फुट ऊंची सपाट दीवार, चढ़ने का कोई साधन नहीं। उसी की तलाश में वह चार दीवारी के साथ साथ चला गया। सिरे पर पहुंचा। बाई तरफ के खेत में भी वही दीवार खड़ी थी उसके साथ साथ चला और फिर वह किनारा भी पार करके फार्म हाउस के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहाँ एक ऐसा पेड़ नज़र आया जो खड़ा तो खेत में था, किंतु उसकी ऊपरी शाखाएं चार दीवारी से ऊपर तक निकली हुई थी। उम्मीद की किरण नज़र आते ही ब्लैकमैन की चाल तेज़ हो गई। लगभग दौड़ता हुआ न केवल पेड़ के नज़दीक पहुंचा, बल्कि उस पर चढ़ता चला गया और इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि चार दीवारी के उस पार फार्म हाउस के पिछले हिस्से को देख सकता था। चार दीवारी के बीचों बीच खड़े गमले जैसी जो इमारत नज़र आई वो उसे देखता रह गया। इमारत के एलिवेशन पर जगह जगह लगी ना नज़र आने वाली लाइटों की रोशनी के कारण वह इतनी सुंदर लग रही थी कि कुछ देर तक तो ब्लैकमैन उसी में खोया रहा। ध्यान इमारत से हटा तो आंखें उसके चारों तरफ पसरे सन्नाटे और अंधेरे का अवलोकन करने लगीं। बीच की भूमि को किचन गार्डन के रूप में विकसित किया गया था। अब यह जायज़ा लेना शुरू किया कि क्या वह इस पेड़ से चार दीवारी के उधर पहुंच सकता है। एक शाख चार दीवारी को लगभग छू रही थी, परंतु वह इतनी पतली और कमज़ोर थी कि ब्लैकमैन को लगा वह उसका बोझ ना संभाल सकेगी। लेकिन और कोई रास्ता भी ना था। जहन में एक ही सेंटेंस कौंधा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इंच इंच करके उस शाख की तरफ बढ़ना शुरू किया। शाख पर पहुंचा और अभी आधा ही वेट डाला था कि वह नीचे की तरफ को लचकने लगी। चार दीवारी का टॉप बेहद नज़दीक था, मगर वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। हाथ बढ़ाकर चार दीवारी को छूने की कोशिश की। एक बार हाथ वहां पहुंच जाए तो अपना सारा वेट दीवार पर डाल देगा। वह शाख पर 1 इंच और सरका। शाख और नीचे झुक गई, जबकि हाथ चार दीवारी से 2 इंच इधर रह गया था। उन 2 इंचों को कवर करने के लिए शाख पर और सरका तो शाख के चटकने की आवाज़ कानों में पड़ी। इस एहसास ने होश उड़ा दिए थे कि वह टूटने वाली है। इससे पहले कि वह टूटे और उसके साथ वह भी ज़मीन पर जा गिरे, हड़बड़ी में शाख से जंप लगा दी। हवा में झन्नाता वह चार दीवारी के उधर यानी फार्म हाउस की ज़मीन पर जाकर गिरा था। चोट लगी, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जो उसे तुरंत उठकर खड़ा होने से रोक सकती, क्योंकि कच्ची मिट्टी में गिरा था। ज़मीन पक्की होती तो निश्चित रूप से एक आध हड्डी टूट चुकी होती। गिरने के तुरंत बाद झोंक में खड़ा ज़रूर हो गया था वह, लेकिन फ़ौरन ही दिमाग में यह विचार उठा कि अगर किसी ने उसके गिरने की आवाज़ सुन ली होगी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो तुरंत ही वापस ज़मीन पर लेट गया। वहीं पड़ा कुछ देर तक जायज़ा लेता रहा कि किसी को उसके वहाँ पहुँचने का एहसास तो नहीं हो गया। करीब 5 मिनट तक यूँ ही पड़ा रहा। जब यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है तो उठा और तेज़ी से इमारत की तरफ बढ़ गया। इमारत की दीवार से सटकर कुछ देर सांसों को नियंत्रित करने के बाद दीवार के सहारे एक तरफ को बढ़ना शुरू किया। इमारत की आधी गोलाई पार करने के बाद खुद को रोक लेना पड़ा, क्योंकि अब उसकी आंखें एक गनमैन को देख रही थीं। वह एक बंद दरवाजे के करीब खड़ा था। ब्लैकमैन को लगा यह दरवाज़ा उसे इमारत के अंदर पहुंचा सकता है और यही उसका पहला लक्ष्य था, मगर गनमैन के रहते ऐसे कैसे हो सकता था। उसने दीवार से सटकर दरवाजे की तरफ सरकना शुरू किया। जानता था अगर ज़रा भी आहट उत्पन्न हुई तो चारों तरफ छाए सन्नाटे की मदद से वह गनमैन के कानों तक पहुंच जाएगी, और ऐसा हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सो पूरी सावधानी से सरकता गनमैन के करीब पहुंच गया, इतना करीब कि अब वह एक ही जब में उसे दबोच सकता था, और वही उसने किया भी। न सिर्फ दबोचा बल्कि दायां हाथ सीधा गनमैन के मुंह पर जाकर चिपका था। अचानक ही खुद पर टूट पड़ी आफत ने गनमैन को बौखला दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मुंह पर कुकर का ढक्कन बने हाथ को हटाना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। चीख कर अपने साथियों को सतर्क करने की कोशिश की तो मुंह से गूं गूं के अलावा और कुछ न निकल सका। करेले पर नीम चढ़ा ये कि कनपटी पर लोहे की किसी ठोस वस्तु का प्रहार हुआ। चीख हलक में घुटकर रह गई। आंखों के आगे रंग बिरंगे तारे नाच उठे, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले पल से जो अंधेरा फैला वह ऐसा था कि खुद उसे ही पता नहीं रहा कि वह कहाँ है। ब्लैकमैन अपनी बाहों में झूलते हुए गनमैन को घसीटता हुआ दरवाजे के करीब ले गया और इस तरह ज़मीन पर लेटा दिया जैसे कांच का बना हो और उसके टूट जाने का खतरा हो। वह रिवॉल्वर वापस जेब में रखा जिसके दस्ते की चोट से उसे बेहोश किया था, तथा बंद दरवाजे को ढकेलना चाहा। सिर्फ चाहा, कोशिश के बावजूद वह ढिकला नहीं। इस एहसास ने ब्लैकमैन पर झुंझलाहट सवार कर दी कि वह अंदर से बंद था। जहन में सवाल कौंधा, अगर यह अंदर से बंद था तो इस पर गनमैन क्यों तैनात था? जवाब का दूर दूर तक पता ना था, और उसकी खोज में भटकना भी कोई समझदारी नहीं थी। जब एहसास हुआ कि किसी भी तरह दरवाजे को नहीं खोला जा सकता तो उसने दीवार के साथ पुनः सफ़र जारी कर दिया। 5 मिनट के सफ़र के बाद दीवार के सहारे लेटी एक लंबी सीढ़ी नजर आई। उसे देखते ही ब्लैकमैन के दिमाग में नए ख्याल ने जन्म लिया, और अगले ही पल उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अमल था सीढ़ी को दीवार के सहारे खड़ी करना। अगले मिनट वह उस पर चढ़ता चला जा रहा था। छत पर पहुंचा। इमारत बड़ी थी तो गोल छत भी बहुत बड़ी थी। वहाँ गार्डन बनाया गया था, फूल खिले हुए थे। वही फूल नीचे से नजर आते थे। पौधों की जड़ों में लाइटें लगी हुई थी। अब उसे छत से नीचे यानी इमारत के अंदर जाने वाले रास्ते की तलाश थी। बीचों बीच गुमटी नजर आई। गुमटी में दरवाज़ा था लेकिन बंद। उसने उसी तरफ बढ़ने का मन बनाया, लेकिन तभी दिमाग में सीढ़ी आई। यह विचार कौंधा कि अगर किसी ने उसे इमारत की दीवार के साथ लगे देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। वापस पलटकर सीढ़ी ऊपर खींची।
छत पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से वह अंदर की तरफ से बंद था। किसी और रास्ते की तलाश में छत पर भटका और उस वक्त उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब रोशनियों से जगमगा रहे उस हिस्से को देखा जहाँ फाउंटेन था, झरना था। इमारत की छत पर खड़ा हुआ उस नज़ारे को देखता रह गया। त्रिदेव बड़े ही शानदार मूड में था। सारे रास्ते उसकी आंखों के सामने रश्मि का चेहरा चकराता रहा था। कल्पना करता रहा था कि तैयार होने के बाद ड्रेसिंग में जो लेडीज़ कपड़े रखे उनमें से किसी को भी पहनने के बाद वह कैसी लगेगी, कैसा खिल उठेगा उसका रूप। कभी कल्पना करता कौन से कपड़े पहनेगी वह, कैसी लगेगी उनमें, कैसा होगा उस लड़की का समर्पण जिसने पहले कभी किसी के साथ रात नहीं गुजारी है, कैसी ज़बरदस्त रात गुजरने वाली है ये। जितना सोचता जिसमें रोमांच की लहरें उतनी ही तेज़ी से हिलोरे मारने लगती। उतावला सा हुआ फार्म हाउस पहुंचा। बेडरूम में कदम रखते ही संपत से पूछा, कहाँ हैं? संपत ने बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। अभी तक? त्रिदेव ने आश्चर्य व्यक्त किया। संपत ने कंधे उचका दिए। कुछ देर त्रिदेव जाने का सोचता रहा, फिर बोला, तुम लॉबी में जाकर इंतज़ार करो। संपत बगैर कहे कुछ चला गया। त्रिदेव ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ देर इंतज़ार के बाद दस्तक देने के साथ बोला, दरवाज़ा खोलो रश्मि, ये मैं हूँ त्रिदेव। बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और मिनी पर नज़र पड़ते ही त्रिदेव के दिलो दिमाग पर जैसे बिजली गिर पड़ी। कारण वह उन्हीं कपड़ों में थी जिनमें उसके पास आई थी, जिनमें उसने उसे कसीनों से यहाँ भेजा था। कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी। ये सब क्या है? त्रिदेव के मुंह से भन्नाई हुई आवाज़ निकली थी। तुम तैयार नहीं हुई? सॉरी सर, मिनी ने चेहरा झुकाए कहा। क्या सॉरी? क्यों तैयार नहीं हुई तुम? लगभग गरजता चला गया मैं। क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुई? मिनी ने चेहरा ऊपर उठाया, आंखों में बड़े ही मासूम भाव लिए उसकी तरफ देखा और बोली, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वह दहाड़ा, मुझे पीरियड हो गया है। त्रिदेव हकला गया। पीरियड? आप तो जानते होंगे, सब मर्द जानते हैं कि इन 5 दिनों में वो सब नहीं हो सकता। त्रिदेव को ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर लोहे का हथौड़ा दे मारा हो। उसके सारे सपने, वे सारे अरमान जिन्हें रास्ते पर समझौता आया था, एक ही झटके में इस तरह बिखर गए जैसे कैरम के बीच में इकट्ठी रखी गोटियां स्ट्राइकर की एक ही चोट से बिखर गई हों। गुस्से की ज़्यादती के कारण ऐसी हालत हो गई उसकी कि बहुत देर तक तो सिर्फ भिनभिनाता रहा, कुछ कहते न बन पड़ा। और जब बोला तो ये बोला, पहले क्यों नहीं बताया? कसीनो में ही क्यों नहीं कह दिया कि तुम पीरियड से हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? उस वक्त कहाँ थी? मिनी ने अपनी आवाज़ और चेहरे पर मासूमियत बनाए रखी थी। वो तो यहाँ बाथरूम में पता लगा। त्रिदेव ने फिर कुछ कहने की कोशिश की लेकिन समझ न सका कि क्या कहे। दांत खिटखिटा कर रह गया। मिनी आगे बढ़ी, उसके बेहद नज़दीक पहुंची, दोनों हाथ उसकी छाती पर रखती हुई भोलेपन से बोली, सॉरी सर, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, नेचुरल चीज़ है। लेकिन मैं पूरा मूड बनाकर आया था। सिर्फ 5 ही दिन की तो बात है। 5 दिन? सिर्फ 5 दिन? त्रिदेव की मुट्ठियाँ भिज गईं। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो समझ भी नहीं पा रहा था कि इस हालात में क्या करे। भन्नाट थी कि दिमाग का साथ ही नहीं छोड़ रही थी। फिर लगभग चिल्लाते हुए कहा था उसने, इन 5 दिनों तक तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। यहाँ कैसे रह सकती हूँ सर? मेरे घर वाले? नहीं, वह उसकी बात काट कर गुर्राया, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी। छठे दिन ही निकल सकोगी यहाँ से। पागलों जैसे अंदाज में कहने के साथ वह एक दीवार की तरफ लपका था। एक स्विच पर अंगूठा रखा तो फिर हटाया ही नहीं। एक झटके से बेडरूम का दरवाज़ा खुला। हड़बड़ाई से संपत ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, यस बॉस। उसने गरजते हुए कहा था, इस लड़की को तहखाने में पहुंचा दो और वहाँ से कोई दूसरी लड़की लाओ। जी। संपत कुछ समझ ना सका। जी क्या कर रहे हो गधे? जो कह रहा हूँ वो करो। वह चीखता चला गया, लड़की इससे कम सुंदर नहीं होनी चाहिए। मिनी मनी मन ठहाका सा लगा उठी। वही हुआ था, ठीक वही जैसा बजरंगी ने सोचा था। उसका यह अनुमान भी ठीक निकला था कि त्रिदेव लड़कियों को यहीं रखता होगा। साबित हो गया था कि यहाँ कोई तहखाना है और उसमें इस वक्त भी लड़कियाँ हैं। हालांकि संपत समझ अब भी कुछ नहीं पाया था, लेकिन आगे बढ़कर मिनी की कलाई पकड़ी और उसे दरवाजे की तरफ खींचता हुआ बोला, आओ। नहीं सर प्लीज़, इसे रोकिए। उसके साथ घिसटती चली जा रही मिनी ने त्रिदेव से कहा था, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, मैं 5 दिन बाद खुद आज यहाँ आ जाऊँगी। न त्रिदेव वैसा कुछ करने के मूड में था न किया। संपत मिनी को लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। जिस वक्त फॉर्च्यूनर फार्म हाउस की इमारत के पोर्च में रुकी उस वक्त बजरंगी अमेज के नीचे था। फॉर्च्यूनर से शोफर, 2 गार्ड और त्रिदेव बाहर निकले। त्रिदेव तेजी से इमारत के उस मेन गेट की तरफ बढ़ा जिस पर पहले से एक गनमैन तैनात था। उसे आता देखते ही गनमैन ने दरवाज़ा खोल दिया। त्रिदेव उसे पार करके इमारत के अंदर चला गया, जबकि दोनों गार्ड और शोफर वहीं रह गए थे। अब बजरंगी को अंदर होने वाली बातें सुननी थी। उसने पहले से ही कानों में फिट ईयरफोन्स को दुरुस्त किया। कुछ देर बाद त्रिदेव की भन्नाई हुई आवाज़ आई, ये सब क्या है? तुम तैयार क्यों नहीं हुई? सॉरी सर, मिनी की आवाज़। उसके बाद उनके बीच जितनी बातें हुई बजरंगी ने इस तरह सुनी जैसे उसी बेडरूम में हो।
अंत में जब भन्नाए हुए त्रिदेव ने संपत से मिनी को तहखाने में ले जाने और वहाँ से कोई दूसरी लड़की लाने को कहा तो बजरंगी को लगा कि एक्शन का टाइम आ गया है। वह तेजी से मेज के नीचे से निकला और बगैर ज़रा भी टाइम गंवाए जेब से रिवॉल्वर निकालकर 4 फायर किए। दोनों गार्ड, गनमैन और शोफर जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। उनकी चीखों और गोलियों की आवाज़ों ने फार्म हाउस के शांत वातावरण में तहलका मचा दिया था। मगर बजरंगी के एक्शन में ज़रा भी हिचकिचाहट ना थी, जैसे पहले ही निर्धारित कर चुका था कि कब क्या करना है। चारों को लुढ़काने के बाद तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसे खोलकर गैलरी में पहुंचा और दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया ताकि अन्य कोई बाहर से इमारत के अंदर ना आ सके। लॉबी की तरफ दौड़ा। उसी समय मिनी को लिए संपत लॉबी में पहुंचा था। वह गोलियों की आवाज़ सुन चुका था लेकिन ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बजरंगी को दौड़कर आते देखा। इससे पहले कि जेब से रिवॉल्वर निकालता, बजरंगी अपना रिवॉल्वर उस पर तानता हुआ गरजा, ज़रा भी हिले तो भेजा उड़ा दूंगा। संपत अवाक, मगर वह क्षण भी ज़्यादा लंबा ना हुआ। क्षण के गुजरने से पहले ही वातावरण को एक और गोली चलने की आवाज़ ने दहला दिया। साथ ही त्रिदेव के बेडरूम से किसी कांच के टूटने की आवाज़ आई और उसी के साथ आई थी त्रिदेव के हलक से निकलने वाली चीख की आवाज़। बजरंगी भी ना समझ सका कि वह गोली किसने चलाई है। वह बेडरूम के दरवाजे की तरफ जंप लगाता हुआ चीखा था, तुम इसे संभालो मिनी, मैं उधर देखता हूँ। मौका अच्छा जानकर संपत ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहा लेकिन कामयाब न हो सका, क्योंकि उससे पहले उसकी गर्दन पर मिनी की कराट पड़ चुकी थी। ऐसी कराट जिसने न केवल उसके हलक से चीख निकाल दी बल्कि फर्श पर जा गिरा। वह सोच भी नहीं सकता था कि सीधी सादी नजर आने वाली लड़की ऐसे अंदाज में कराट मार सकती है। उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मिनी के हाथ में दबा रिवॉल्वर कनपट्टी से आ सटा। साथ ही सर्द आवाज़, इस बार अगर उंगली भी हिलाई तो खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दूंगी। उस आवाज़ में ऐसा पैनापन था कि संपत जड़ होकर रह गया। मिनी की तरफ ऐसी नज़रों से देखता रह गया था वह जैसे मिस्र के पिरामिडों की तरफ देख रहा हो। उधर बजरंगी दरवाजे को ढकेलकर आंधी तूफान की तरह त्रिदेव के बेडरूम में दाखिल हुआ था और वहाँ की हालत देखते ही भन्ना उठा। लहूलुहान त्रिदेव ईरानी कालीन पर पड़ा करहा रहा था। बजरंगी की आंखों के कोनों ने कांच की दीवार के उस पार कुछ हिलते हुए देखा। चेहरा उधर घूम गया। कांच की दीवार टूट चुकी थी। सिर्फ पल भर के लिए एक काला साया चमका। वह दाईं तरफ को भागा था। पलक झपकते ही बजरंगी ने कांच की दीवार के उस पार छलांग लगाई। गार्डन की घास पर जाकर गिरा और लुढ़कता चला गया। संभला, उछला और खड़ा ही नहीं हो गया बल्कि उस काले कपड़े वाले के पीछे दौड़ा जो झरने की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। वहाँ क्योंकि भरपूर रोशनी थी इसलिए बजरंगी ने रिवॉल्वर सीधा किया और गरजा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ब्लैकमैन रुका नहीं बल्कि झरने के गीले पत्थरों पर पैर रखता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ता चला गया। बजरंगी टिगर दबाने ही वाला था कि दाईं तरफ से एक गोली चली। भाग्य अच्छा था कि वह उसे नहीं लगी। उसने गोली को अपने कान के बहुत समीप से गुजरते महसूस किया था। बजरंगी ने तेजी से खुद को घास पर गिरा लिया। इसी कारण दूसरी गोली ऊपर से गुजर गई थी। बजरंगी ने देखा उस पर दाईं तरफ से गोलियां चलाने वाला उन 2 गनमैनों में से एक था जिन्हें मेन गेट पर देखा था। वह खुद को एक पत्थर के पीछे छुपाए हुए था। उधर ब्लैकमैन झरने के टॉप पर पहुंच गया था। पत्थर के पीछे से हाथ निकालकर गनमैन तीसरी गोली उसे ही लक्ष्य करके चलाने वाला था कि बजरंगी ने उससे पहले उसके हाथ को निशाना बनाकर गोली चला दी। पत्थर के पीछे से चीख उबली। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। बजरंगी उछलकर खड़ा हुआ, रिवॉल्वर हाथ में लिए तेजी से पत्थर की तरफ दौड़ा। गनमैन अपने जख्मी हाथ को पकड़े कर आ रहा था। भन्नाए हुए बजरंगी ने ज़रा भी रहम किए बगैर रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी से सटाई और ट्रिगर दबा दिया। वह अंतिम चीख के साथ पीछे की तरफ पलट गया। हरामजादे, मुझे तो लगभग मार ही दिया था तूने। दांत भींचकर कहने के साथ उसने उसकी लाश में ठोकर मारी। झरने की तरफ देखा। ब्लैकमैन वहाँ नहीं था। बजरंगी समझ सकता था कि इस बीच वह दीवार के उस तरफ कूद गया होगा। तेजी से झरने की तरफ दौड़ा, गीले पत्थरों पर उछलता कूदता टॉप पर पहुंच गया। दीवार के उस तरफ घनघोर अंधेरा था। कुछ भी नज़र नहीं आया। किसी तरफ कोई हलचल नहीं। कुछ देर वहीं खड़ा रहा लेकिन जब कोई लाभ नज़र नहीं आया और त्रिदेव का ध्यान आया तो तेज़ी से वापस उतरा। आंधी तूफान की तरह दौड़ता बेडरूम में पहुंचा। उस वक्त मिनी भी वहीं थी। उसे देखते ही मिनी ने पूछा, कौन था? लिबास तो वैसे ही था जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक असलम शेख के यहाँ त्रिवेंद्रम को बचाने वाले ने पहन रखा था। कहाँ गया? एक साले गनमैन की वजह से निकल गया। संपत कहाँ है? लॉबी में बेहोश पड़ा है। बजरंगी झपट कर त्रिदेव के करीब पहुंचा। लहूलुहान कंधा पकड़े हुए अब भी करा रहा था। बजरंगी ने ज़बरदस्ती उसका हाथ कंधे से हटाया। जख्म को ध्यान से देखा और बोला, डर मत, मरेगा नहीं। गोली कंधे में घुसी नहीं है, बस छूकर निकल गई है। वह तब भी कराहता रहा। बजरंगी ने सवाल किया, तहखाने का रास्ता कहाँ से है? उसने जवाब नहीं दिया, केवल कराहता रहा। उस समय मिनी भी कांप कर रह गई जब बजरंगी ने अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर की नाल उसके जख्म में घुसेड़ी और हिंसक स्वर में गुर्राया, जल्दी बोल, कहाँ है तहखाने का दरवाज़ा? उसने हलाल होते बकरे की तरह टकराते हुए कहा, बताता हूँ, प्लीज़ मेरे जख्म से रिवॉल्वर निकालो। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था न तेरे खिलाफ। सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े त्रिदेव
त्रिदेव से बजरंगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था। लेकिन अब है। मिनी के बालों में लगा हेयर पिन सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि वीडियो फिल्म तैयार कर चुका है। एक एक बात रिकॉर्ड हो चुकी है, वो भी जो तूने उससे कसीनो के ऑफिस में की और वे भी जो फार्म हाउस के बेडरूम में की। उनमें एक से ज़्यादा बार कबूल कर चुका है कि तू लड़कियों को सऊदी अरब भेजने का धंधा करता है और तेरे फार्म हाउस से वे 5 लड़कियां भी बरामद हो चुकी हैं जिन्हें अगली खेप में भेजने वाला था। तू लंबा लद गया त्रिदेव। आजीवन कारावास से कम सज़ा नहीं होगी तुझे। बड़े अजीब स्वर में कहा त्रिदेव ने। फांसी तो नहीं होगी ना? फिक्र मत कर, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब? नीली आंखें सुकड़ी। मुझे पूरा शक है कि मेरे होनहार सब इंस्पेक्टर की मौत का जिम्मेदार भी तू है। कहते वह बजरंगी के दांत स्वतः भिसते चले गए। तूने ही जटाशंकर को त्रिवेंद्रम की सुपारी दी थी, उसी की वजह से मारा गया अभिमन्यु। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे फांसी कराने से पहले चैन की सांस नहीं लूँगा। मुझे मालूम है पुलिस किसी को भी फर्जी केस में फंसाने में माहिर होती है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकेगा तू। बजरंगी किसी को फर्जी केस में नहीं फंसाता। पहले ही कह चुका हूँ, मैंने त्रिवेंद्रम की सुपारी नहीं दी। किसी की सुपारी देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। जिसे चाहता जटाशंकर यहाँ पहुँचने वाला है। उसका दावा है कि सुपारी देने वाले को पहचान सकता है। अगर उसने कह दिया कि वो तू ही है तो तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मुझे किसी जटाशंकर से खतरा नहीं है, मगर मुझसे खतरा है। एक बार फिर बजरंगी के दांत भिज गए थे। ऐसे शख्स को तो मैं किसी कीमत पर नहीं बख्शता जो रिश्तों तक की इज्जत ना करे। रिश्तों की इज्जत? नीली आंखें गोल हो गई। कौन से रिश्ते की इज्जत नहीं की मैंने? इस दुनिया में माँ से पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता। तूने तो उस तक की इज्जत नहीं की। बड़ी भाभी माँ नहीं हो तो कौन होती है? बेड पर पड़े त्रिदेव की आंखों में बड़ी खूंखार भाव उभरे थे। मुंह से लफ्ज़ नहीं ज्वाला निकली थी। किसने कहा ये तुझसे? क्यों दिखा रहा है ये तेवर? बजरंगी ने भन्ना कर त्रिदेव का गिरेबान पकड़ लिया था। सूली पर चढ़ाएगा उसे? यकीनन ये बात तुझसे पल्ले घर वालों में से ही किसी ने कही होगी। उसके तेवरों में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज तक बख्शता आया था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज पता लगा वे ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। अब मैं भी किसी लक्ष्मण रेखा में नहीं बंधा रहूँगा। एक एक की बोटी बोटी काट काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। जेल से निकलेगा तब ना इंस्पेक्टर। दुनिया की किसी जेल की चारदीवारी में इतना दम नहीं जो त्रिदेव को कैद रख सके। जेल तूने देखी कहाँ है? अभी तो सरकारी अस्पताल तक ही पहुँचा है। बजरंगी ने जानबूझकर उसका जख्मी कंधा थपथपाया। वह दर्द से कराह उठा। लेकिन फिक्र मत कर, उसने बात जारी रखी। चोट उतनी गहरी नहीं है। कल सुबह डॉक्टर तुझे छुट्टी दे देंगे। बाकी की सारी ज़िंदगी जेल की चारदीवारी में ही गुजरेगी। त्रिदेव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गैलरी से कदमों की आवाज़ आई, ऐसी जैसे बहुत से लोग कमरे की तरफ चले आ रहे हों, और अगले पल वे सब नज़र भी आ गए। वे 4 पुलिस वाले थे जो अरुण चांदवानी को लिए कमरे में दाखिल हुए। 5वीं मिनी थी, पुलिस की वर्दी में। चांदवानी के हाथों में हथकड़ियाँ थीं। त्रिदेव उसे नहीं, मिनी को देख रहा था, ऐसे अंदाज में जैसे उसे कच्ची चबा जाना चाहता हो, जबकि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, कैसे हैं सर? बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया लड़की। त्रिदेव ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ही ज़बरदस्त धोखा दिया तूने मुझे। हमें तनख्वाह ही ऐसे कामों की मिलती है सर, वह बोली। त्रिदेव ने चांदवानी की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन है? जटाशंकर, बजरंगी ने कहा। त्रिदेव इस तरह हंस पड़ा जैसे ऐसा लतीफ़ा सुन लिया और जिसे सुनने के बाद अपनी हंसी ना रोक पाया हो। हंसता हुआ ही कहता चला गया, ये जटाशंकर है? कहाँ से पकड़ लिया इस नमूने को? जटाशंकर की शक्ल से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ। जिस शक्ल से तुम और पूरा क्राइम वर्ल्ड वाकिफ़ है वो ये रही। कहने के साथ मिनी ने जटाशंकर का फेस मास्क और विग हवा में लहरा दी। त्रिदेव उसे देखता रह गया। चेहरे पर आश्चर्य के भावों की मीटिंग होने लगी थी। बोलो, बजरंगी ने चांदवानी से सवाल किया। तुम्हें त्रिवेंद्रम की सुपारी देने वाला ये था या नहीं? यही था, चांदवानी ने कहा। बकवास! त्रिदेव दहाड़ उठा। ये क्या बकवास कर रहा तू? मैं भला उस हरामजादी की सुपारी क्यों दूंगा? मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता था। कोई सबूत है तेरे पास? ये आँखें, चांदवानी ने अपनी आंखों की तरफ इशारा करने के साथ कहा था। इन आंखों ने देखा था तुम्हें। हालांकि तुमने खुद को छुपाने की काफ़ी कोशिश की हुई थी, परंतु अपनी आंखें, नाक, होंठ और मूछें नहीं छुपा पाए थे। दिमाग खराब हो गया तेरा। दहाड़ने के बाद उसने बजरंगी की तरफ देखा और चीखता चला गया, ये तू क्या खेल खेल रहा है? इंस्पेक्टर, जटाशंकर के नाम पर किसे पकड़ रहा है मेरे सामने? इस फेस मास्क को तो जिसके चेहरे पर लगा दो वही जटाशंकर बन जाएगा। मैं नहीं मानता ये जटाशंकर है। तेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास वो पूरे सबूत है जिनके बेस पर कोर्ट में से जटाशंकर साबित कर दिया जाएगा। यह जटाशंकर होता तो किसी हालत में कह ही नहीं सकता था कि त्रिवेंद्रम की सुपारी मैंने दी है, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं। तू गया त्रिदेव। दुनिया की कोई ताकत अब तुझे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकती। कहते हुए इस बार उसने उसके जख्म पर इतनी जोर से हाथ मारा था कि उसके अलग से चीख निकल गई। त्रिवेंद्रम जैसे जैसे आज के अखबार को पढ़ता गया वैसे वैसे उसकी खुशियाँ परवान चढ़ती गईं।
उसमें साफ साफ लिखा था कि त्रिदेव खाड़ी के देशों में लड़कियां भेजने का धंधा करता था। उसके फार्म हाउस से लड़कियां पकड़ी गई हैं। जटाशंकर को त्रिवेंद्रम की सुपारी देने वाला भी वही था और इस वक्त सरकारी अस्पताल में पुलिस कस्टडी में है। यह सब उसने बिस्तर में पड़े पड़े पढ़ा था। जी चाह रहा था बेड से उछल पड़े, चीख चीख कर कहे कि वह कामयाब हो गया। वही हुआ जो वह चाहता था। सोने पर सुहागा ये कि उसने यह सब होने की कल्पना अपनी मौत के बाद की थी। सारा प्लान इस तरह बनाया था कि उसके बाद त्रिदेव का यह अंजाम होता कि उसका परिवार चैन से जी सके, जबकि यह सब उसके जीते जी हो गया था। वह जिंदा था और उसके परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया था। मगर उस खुशी को वह ढंग से नहीं मना सकता था जिस ढंग से मनाने का दिल चाह रहा था। अखबार में छपे एक एक शब्द को फिर पढ़ा। उस वक्त चौथी बार पढ़ रहा था जब सुगंधा चाय देने आई। चाय देकर जाने लगी तो त्रिवेंद्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली। सुगंधा ने पूछा, क्या हुआ, क्या मूड है आज सुबह सुबह? बैठो ज़रा, बहुत काम पड़ा है किचन में। तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। टाइम ही कहाँ मिलता है। कितने अफसोस की बात है, मेरी सुपारी त्रिदेव ने ही दी थी। क्या? सुगंधा उछल पड़ी। यह क्या कह रहे हैं आप? त्रिवेंद्रम ने अखबार सामने डाल दिया। उसने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ती ही चली गई। कभी आश्चर्य के भाव चेहरे पर उभरते, कभी घृणा के तो कभी राहत के। पूरा पढ़ने के बाद क्या उठी, मैं तो पहले ही कहती थी कि यह काम उसी का है। दुनिया में और कोई है ही नहीं जो हमसे इतनी दुश्मनी रखता हो। तुम तो जानती हो मैं उसका नाम क्यों नहीं लेता था। कहा भी था, अपने मुंह से नाम लेने से क्या फ़ायदा। क्यों आ बैल मुझे मार करें। वो होगा तो देर सवेर पुलिस जान ही लेगी। और देख लो वही हुआ, आज वह पुलिस की गिरफ्त में। भगवान लाख लाख शुक्र है तेरा। सुगंधा ने हाथ जोड़कर चेहरा ऊपर उठाया और आंखें बंद करके बोली, अब हम अपने बच्चों के साथ चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे। हर पल उसका खौफ नहीं सताएगा। घुट घुट कर नहीं मरेंगे हम। सच पूछो सुगंधा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस खबर को पढ़कर कैसे रिएक्ट करूँ। खुशी मनाऊँ या गम? इसमें उलझन की क्या बात है। हमारे लिए तो ये खुशी का दिन है। सुगंधा कहती चली गई, मैंने बताया नहीं था आपको आपके बाद किस तरह यहाँ आया तो कैसी कैसी धमकियाँ देकर गया था। अभिषेक और कीर्ति के सामने भी बाज नहीं आया था। पुलिस का डर नहीं था उसे। मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मौत का साया मैं परिवार से हटे। त्रिवेंद्रम उसे सुनाने के लिए बड़बड़ाया। कितनी घटिया है ये बात कि एक भाई ने दूसरे भाई की सुपारी दी। ऊपर वाला किसी को ऐसा भाई ना दे। इसी तरह की कुछ बातों के बाद खुशी से झूमती सुगंधा न्यूज़पेपर लिए बेडरूम से बाहर चली गई थी। माता पिता को खबर दी। अभिषेक और कीर्ति के कानों में भी पड़ गई। पिता की प्रतिक्रिया थी, जो हुआ अच्छा हुआ। जिस रास्ते पर वह चल निकला था उसकी मंजिल यही थी। माँ की प्रतिक्रिया थी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उस नासपीटे ने ऐसा किया होगा। अभिषेक और कीर्ति ने कहा था, उस दिन तो चाचू से हमें भी नफरत हो गई थी जिस दिन हमारे सामने ही दादाजी और दादी का अपमान किया। इन्हें बुढ़िया बुड्ढे कहकर बोला। ये बातें चल रही थी कि बजरंगी पहुंच गया। उसके चेहरे पर सफलता की चमक साफ देखी जा सकती थी। बोला, उम्मीद है आप सब खुश होंगे। खुशी से ज़्यादा राहत महसूस कर रहे हैं, त्रिवेंद्रम ने कहा था, ये सोचकर कि अब हमारे दिन खौफ में नहीं गुजरेंगे। तुम्हारी हत्या का तलबगार तो मिल गया, लेकिन अभी उसका मिलना बाकी है जो तुम्हारा खात्मा नहीं चाहता। मतलब काले कपड़ों वाला। उसके बारे में सोचकर तो मैं भी हैरान हूँ इंस्पेक्टर साहब, सुगंधा ने कहा। इन्होंने बताया कि असलम शेख के यहाँ उसने किस तरह इनकी मदद की। बजरंगी ने पूछा, क्या आप कोई अनुमान लगा सकती हैं कि वो कौन हो सकता है? नहीं, लेकिन जो भी है उसे मेरी उम्र भी लग जाए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्या? जिसने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई वह त्रिदेव की हत्या का तलबगार है। ये क्या कह रहे हैं आप? तलबगार ही नहीं बल्कि उसने त्रिदेव को मारने की कोशिश की। इस वक्त वह उसी की गोली से ज़ख्मी हुआ अस्पताल में पड़ा है। गोली क्योंकि ठीक से नहीं लगी और त्रिदेव केवल ज़ख्मी होकर रह गया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं सही वक्त पर कमरे में न पहुंच जाता तो वह उसे ख़त्म करके ही वापस लौटता। माय गॉड, त्रिदेव से क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी? वही पूछ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम चुप, सुगंधा अवाक। अभिषेक, कीर्ति और शिवेंद्र चक्रवर्ती की स्थिति भी लगभग वैसी थी। वह तुम्हारी जान बचाता है और उसकी जान लेना चाहता है। जिसने तुम्हारी सुपारी दी तो जाहिर है वह तुम्हारा कोई बहुत बड़ा हितैषी है। आदमी अपने दुश्मन को जाने ना जाने, लेकिन इतने बड़े हितैषी को ज़रूर जानता है। त्रिवेंद्रम को एक बार फिर चुप रह जाना पड़ा। अगर एन उसी वक्त उस साले गनमैन ने मुझ पर गोलियां न चलाई होती तो मैंने उसे वहीं बिछा दिया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कहो, सुगंधा ने तड़प कर कहा था। आपको मौका भी मिले तो प्लीज़ उसे मारना नहीं। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने आपके पति की जान बचाई है? ये कोई कारण नहीं हो सकता। अगर कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करेगा तो पुलिस का दायित्व है कि उसे सफल होने से पहले उसका खात्मा कर दे, भले ही वह जिसे मारना चाहता हो वह रावण हो। बड़े अजीब नियम है आपके कानून के। जिस तरह जटाशंकर तक पहुँचाऊँ, त्रिदेव तक पहुँचाऊँ, उसी तरह एक दिन उस तक भी पहुँच जाऊँगा। और अभी तो उस तक भी पहुँचना है जिसने इस घर में चोरी की। यह रात जाने बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा कि ऐन उसी रात खिड़की अंदर से क्यों खुली हुई थी जिस रात चोर को चोरी करने आना था। कहने के बाद वह वहाँ रुका नहीं बल्कि हवा की झोंकी के वापस चला गया।
लेकिन त्रिवेंद्रम और सुगंधा के दिमागों में सनसनी छोड़ गया। बुद्धनगर थाने के गेट पर सिपाही धन सिंह तैनात था। ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा था। आधा दर्जन से भी ज़्यादा कपड़े पहनने के बावजूद सर्दी रह रहकर पसलियों में घुसी जा रही थी। रात के वक्त थाने में कुल जमा 4 लोग ही ड्यूटी पर थे। दिल चाह रहा था अंदर जाकर या तो उस कमरे में बैठ जाएं जहाँ हेड मुहर्रिर बैठा कलम घिस रहा है, या उस कमरे में जिसमें एक कांस्टेबल और एक सिपाही की ड्यूटी है। वह जानता था पट्टे हीटर पर हाथ ताप रहे होंगे। वही मर रहा था यहाँ, हिल भी तो नहीं सकता था। कमबख्त एसएसपी ही ऐसा है कि चाहे जब दौरे पर निकल पड़ता है, न दिन देखता है न रात। वो निकल आया और उसे ड्यूटी से गायब पाया तो नौकरी गड़प कर जाएगा। हालांकि उसकी समझ में यह बात कभी नहीं आई थी कि रात के वक्त थाने के गेट पर पहरा देने की क्या तुक है। थाने में कौन से हीरे जवाहरात रखे हैं जिन्हें कोई लूटने आएगा? रखे भी हों तो थाने में लूटपाट करने की हिम्मत किस में है? फिर भी ड्यूटी तो बजानी ही थी, सो बजा रहा था। उस वक्त करीब 12 बजे थे जब कानों में किसी के भागते कदमों की आवाज़ पड़ी। आंखें स्वतः उधर घूम गई। कोहरे की जाती के कारण कोई नज़र न आया, परंतु किसी के भागने की आवाज़ निरंतर आती रही और फिर एक साए के रूप में वो भी नज़र आ गया जो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा था। दौड़ने वाला कोहरे को चीरकर जैसे जैसे करीब आया, धन सिंह ने पाया कि वह एक लड़का था जो बेताशा दौड़ रहा था, जैसे हज़ारों भूत पीछे लगे हों। वह ढाका था, त्रिदेव का दायां हाथ, लेकिन धन सिंह उसे नहीं पहचानता था। बेहद नज़दीक आकर ढाका लगभग लिपट गया उससे और बोला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जान से मार देंगे, उसने धौंकने की मानी चल रही सांसों के बीच कहा। और धन सिंह संभाल ना लेता तो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, वह मुश्किल से कह सका। कौन है वो? क्यों जान से मार देंगे तुम्हें? होटल शाइन के गुंडे हैं। मैंने ज़्यादा पैसे जीत लिए और खेलने के लिए कहने लगा। मैं नहीं खेला तो पीछे पड़ गए, मारने लगे, हथियार निकाल लिए। धन सिंह जानता था कि होटल शाइन में परमिशन ना होने के बाद भी जुआ होता है। वहाँ के गुंडे किसी को जीत कर नहीं जाने देते। अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। धन सिंह ने ढाका की हालत देखी। चेहरे पर चोटों के निशान थे, कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। साफ नज़र आ रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि किसी वाहन के इंजन की आवाज़ आई। दोनों की आंखें उधर घूम गईं। कोहरे को चीरने की कोशिश करती हेडलाइट्स नजर आईं। ढाका बहुत ही आतंकित अंदाज में गिड़गिड़ाया, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मुझे बचा लो। अरे यार, ये पुलिस थाना है, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे भी तो देख लूँगा, तो खड़ा रहे। नहीं, वो पुलिस से भी नहीं डरते। होटल के बाहर भी तो पुलिस खड़ी थी, उन्होंने मुझे उनके सामने ही मारा। कहने के साथ उसने अपने दोनों हाथ कोट की जेबों में डाले और बाहर निकालते हुए बोला, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, जितने चाहो रुपए दूंगा, मेरे पास बहुत है, पर मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। धन सिंह ने देखा उसकी दोनों मुट्ठियों में हज़ार हज़ार और 500 के नोट थे। उसने उन्हें झपट लिया, अपने ओवरकोट की जेब में ढूंसे, बोला, भाग जा, थाने के अंदर की तरफ भाग जा, मैं उन्हें देख लूँगा, अंदर नहीं आने दूंगा सालों को। ढाका ने वैसे ही किया। धन सिंह ने वाहन की तरफ देखा। हेडलाइट्स काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। अपना जिस्म तान लिया उसने। तभी ज़मीन पर पड़े नोटों पर नज़र पड़ी। कई नोट गिर गए थे। धन सिंह ने जल्दी से उठाकर उन्हें भी जेब में ठूसा। 1 मिनट बाद एक जीप उसकी साइड में करीब 10 मीटर दूर रुकी। उसमें 4 लड़के थे। एक ने कहा, इधर कोई लड़का तो नहीं देखा हवलदार साहब? धन सिंह ने उसके सवाल का जवाब न देते हुए पुलिसिया रौब काटा। रात के वक्त सड़कों पर क्या आवारगी कर रहा हो? अपने घर जाओ वरना हवालात में बंद कर दूंगा। घर ही जा रहे थे हवलदार साहब, दोस्ती तो है अपना, दूसरा बोला। किसी बात पर नाराज़ हो गया और जीप से उतरकर भाग गया। मिल जाए तो अपने अपने घर चले जाएं, वरना उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? इधर कोई नहीं आया, पक्की बात? सालो पुलिस वाले से जुबान लड़ाते हो? पुलिसिया लहजे में कहने के साथ उसने कंधे से राइफल उतार ली थी। अरे अरे, नाराज़ क्यों होता है हवलदार साहब? तीसरे ने कहा था। चल बे गुल्लू, मेरे ख्याल से वो पीछे वाली गली की तरफ भागा था, उधर देखते हैं। चौथे लड़के ने जीप घुमा ली। धन सिंह उस वक्त तक उसी दिशा में देखता रहा जब तक जीप की पिछली लाइट्स नज़र आती रही और उनके गुम होते ही थाने के अंदर की तरफ दौड़ा, उधर जिधर ढाका गया था। तभी कांस्टेबल कमरे से बाहर निकला और बोला, क्या हुआ धन सिंह, क्यों भाग दौड़ कर रहा है? धन सिंह के दिमाग को झटका सा लगा, क्योंकि उसमें लड़के के सारे पैसे हड़पने का लालच घुस बैठा था और अगर थाने में मौजूद बाकी पुलिस वालों को शामिल करता तो हिस्से हो जाते। मगर अब हालात ऐसे नहीं थे कि लड़के को उन सब की नज़रों से बचाकर पनाह दे सकता। सो बोला, थाने में एक लड़का घुसा है साहब, 4 लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, मारना चाहते हैं उसे। तो उन्हें पकड़ना था ना, लड़के को थाने में क्यों घुसने दिया? इस बीच धन सिंह कांस्टेबल के करीब पहुंच गया था। धीमे स्वर में बोला, उन्हें तो मैंने डांट टपट कर भगा दिया साहब, लेकिन इस लड़की की जेब में बहुत पैसे हैं, शाइन से जीत कर आया है। कितने हैं? कांस्टेबल ने फुसफुसा कर पूछा। पता नहीं, पर बहुत सारे हैं, जेबें भरी पड़ी हैं। कहाँ हैं? अंदर ही आया था। तब तक पुलिस वाला ही नहीं, हेड मुहर्रिर भी कमरे से निकल आया था, यानी बात चारों की नॉलेज में आ गई। लड़के की खोज शुरू हुई। वह बरामदे के कोने में अपने ही जिस्म में यूँ सुखड़ा पड़ा था जैसे सर्दी से बचने के लिए कुत्ता पड़ा हो। कांस्टेबल ने उसके जिस्म में ठोकर मारते हुए कहा, और बे। ढाका उठा, हाथ जोड़े हुए था वह। बोला, प्लीज़ सर, मुझे बाहर मत निकालना, वो मार डालेंगे। जुआ खेलता है साले?
गलती हो गई सर, अब नहीं खेलूँगा। पैसे निकाल। देखा क्या जीता है तूने? सारे रख लो सर, पर मुझे यहीं पड़ा रहने दो। कहने के साथ उसने कोट की जेब से रुपए निकालने शुरू कर दिए थे। पुलिस वालों ने उसकी सारी जेबें खंगाल डाली, एक भी नोट नहीं छोड़ा, जबकि ढाका बस यही रहने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। उसे वहीं बैठे रहने का हुक्म देने के बाद वे उससे अलग हुए। सारे नोट कांस्टेबल की जेब में थे। बोला, इनमें सबका हिस्सा है। धन सिंह, तू गेट पर जाकर खड़ा हो, ऐसा ना हो कि वे थाने के अंदर ही घुसाएं। जी साहब। सिपाही होने के नाते धन सिंह कांस्टेबल का हुक्म मानने के लिए बाध्य था। वह यह दुआ मनाता गेट की तरफ बढ़ गया कि जो जेब में है वो उसके और सिर्फ उसी के हो जाएं। किसी को पता न लगे कि एक झपट्टा तो वह गेट पर ही मार चुका था। पहले की तरह गेट पर तैनात हो गया, लेकिन अब उसे सर्दी नहीं लग रही थी। जेबों में नोटों की गर्मी जो थी। करीब 1 बजे अपने आसपास हलचल महसूस की। देखा लड़का दबे पाँव उसके नज़दीक आया था। धन सिंह फुसफुसाकर बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? बरामदे में बहुत ठंड लग रही है सर। अबे तो तेरे लिए क्या शाही लिहाफ लेकर आऊँ? वे फिर तो नहीं आए सर? नहीं, इधर तो नहीं आए। मेरे ख्याल से अब मैं जा सकता हूँ। कहाँ? घर। अगर वो फिर मिल गए? काफ़ी टाइम हो गया, ढाका ने कहा। मेरे ख्याल से अब उन्होंने मुझे ढूंढना बंद कर दिया होगा। बात तो ठीक ही लगी धन सिंह को। दिमाग में ये ख्याल भी आया कि लड़का यहाँ रहा तो बाकी 3 को उसकी जेबों के नोटों का पता लग जाएगा। बोला, तूने मेरे साथियों को बताया तो नहीं कि कुछ रुपए तू मुझे पहले ही दे चुका था? उनमें से कोई मेरे पास आई नहीं तो बताता कैसे? घर कहाँ है तेरा? करीम नगर में। वो तो नज़दीक ही है, तभी तो कह रहा हूँ निकल जाता हूँ। एक शर्त पर। बोलिए। किसी को बताएगा नहीं कि तूने यहाँ 1 घंटा गुजारा था और हमने तुझसे कुछ लिया था? बिल्कुल नहीं सर। निकल ले। कहते वक्त धन सिंह स्वप्न तक में नहीं सोच सकता था कि कितना बड़ा कांड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने कत्ल की सुपारी के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।